ये कैसी लर्निंग है भाई? कल को दूसरा चुनाव आयुक्त आएगा तो वो भी लर्निंग करेगा, फिर वो चुनाव ड्यूटी में शहीद कराएगा हमारे कर्मचारियों को। आपकी लर्निंग आपको मुबारक हो, प्लीज यहाँ आके लर्निंग मत कीजिए। यानी अपोजिशन को विरोध करने नहीं देंगे आप, सवाल उठाने नहीं देंगे आप बोल रहे हैं कि फेक एजेंडा चलाया जा रहा है। क्या कारण है कि चुनाव से पहले इन दो मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की? ये विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है। चुनाव आयोग डरा हुआ है, उसको डर लग रहा है, इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। इंडिया अलायंस तो एक्टिव है, लेकिन बीजेपी खेमा जो बहुत शांत है। तो बीजेपी को तैयारी करने में कितना वक्त लगता है? वो तो तैयार मोड में ऑलवेज रहता है। एक्चुअल आंकड़ा 270 का ही आया है। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद से बहुत सारे सवाल उठने लगे कि आखिर जो कभी नहीं हुआ वो आज क्यों किया गया, क्यों हुआ, किसी दबाव में हुआ या फिर अपनी छवि चमकाने की कोशिश में हुआ। तैयारियां कैसी चल रही हैं, बीजेपी खेमे में इतनी शांति क्यों है और कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त उत्साह की तस्वीरें क्यों आ रही है गठबंधन की तरफ से। कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने बहुत जरूरी हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अक्सर आप देखते हैं तमाम टीवी डिबेट्स में रहते हैं और मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। और क्या ये सामान्य घटना है आपकी नजर में, चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना? सामान्य तो बिल्कुल नहीं है जीनत जी, लेकिन ये एक तरह से बहुत रक्षात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा। ऐसा लगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त आकर के, चुनाव आयोग आकर के देश के सामने अपनी गलतियों की सफाई देने में लग जुटा हो, ऐसा महसूस हुआ। और कई बातें उन्होंने ऐसी कही जो बेहद आपत्तिजनक है। अब उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि हमने लर्निंग की इस चुनाव में। लर्निंग क्या की? तो हमें 1 महीना पहले चुनाव कराना चाहिए था, ऐसा उन्होंने कहा। अब यहां थोड़ा सोचिए कि चुनाव ड्यूटी करते हुए कितने लोग मारे गए हैं, सैकड़ों की संख्या है। उसके आंकड़े चुनाव आयोग को देने चाहिए थे। और 1 महीना पहले क्यों चुनाव कराना चाहिए? उन्हीं शहादतों को रोकने के लिए तो, जो चुनाव ड्यूटी पर हुए हैं, जो चुनाव कर्मचारी, जिनके अभिभावक हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और जिनकी जिम्मेदारी है कि उनके घर परिवार सबको वो महफूज करें, आगे भी, मरने के बाद भी और जिंदा रहते हुए भी वो करें। उस पर एक शब्द उन्होंने नहीं कहा और इनको उन्होंने लर्निंग बताया। ये कैसी लर्निंग है भाई? कल को दूसरा चुनाव आयुक्त आएगा तो वो भी लर्निंग करेगा, फिर वो चुनाव ड्यूटी में शहीद कराएगा हमारे कर्मचारियों को। ये बहुत गंभीर बात है कि आपकी लर्निंग आपको मुबारक हो। आप लर्निंग करके आया कीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त बनने, और आप सैकड़ों लोगों को इस तरीके से मतदान की ड्यूटी में शहीद मत कराएं। आपकी लर्निंग आपको मुबारक हो, प्लीज यहां आके लर्निंग मत कीजिए। ये हम जैसे वोटर का, आम मतदाता का ये की अपील है मुख्य चुनाव आयुक्त से। आप लर्निंग करने के लिए यहाँ कर्मचारियों को शहीद मत कीजिए। ये बहुत गंभीर बात लगी। इसके बाद दूसरी लर्निंग पर उन्होंने कही कि हमने सोचा था कि विदेश से उन पर कुछ आक्रमण जैसी बातें होंगी, उनको तो हमने रोक लिया तकनीकी तरीकों से, और लेकिन वो चीजें हमारे देश में होने लग गई और अब हमने जान लिया कि उनसे कैसे हमको लड़ना है या रास्ता निकालना है। कोई शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है। अब बताइए, सारा विपक्ष अगर आपसे कुछ सवाल कर रहा है तो आप उससे लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। आप विपक्ष को अपना ओपोजिशन बता रहे हैं, अपना प्रतिस्पर्धी बता रहे हैं। ओपोजिशन की लड़ाई सत्ता पक्ष से होती है, ओपोजिशन की लड़ाई चुनाव आयोग से नहीं होती है। चुनाव आयोग ओपोजिशन को अपना काउंटर में खड़ा करके मान रहा है, प्रतिद्वंदी मान रहा है। इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती है कि आप ओपोजिशन के विरोध को, उससे कैसे निपटे, उसको समझ के आप उसको लर्निंग बता रहे हैं। यानी अपोजिशन को विरोध करने नहीं देंगे आप, सवाल उठाने नहीं देंगे आप बोल रहे हैं कि फेक एजेंडा चलाया जा रहा है। अरे एजेंडा बोलेगा सत्ताधारी दल, बीजेपी बोलेगी कि विपक्ष एजेंडा चला रहा है। चुनाव आयोग की जुबान पर यह एजेंडा शब्द कैसे आ गया राजनीतिक दलों के लिए? टूल किट, बड़ा सवाल है। प्रेम कुमार जी, टूल किट शब्द का भी इस्तेमाल हुआ, बड़ा सरप्राइजिंग है। टूल किट हमने देखा पॉलिटिकली यूज हुआ है पिछले दिनों, बहुत कुछ हुआ, लेकिन क्या इसकी क्या जरूरत थी, क्या मजबूरी थी? बिल्कुल, उन्होंने ओपोजिशन को अपना स्पर्धी मान लिया। ओपोजिशन जो चुनाव में को सुरक्षित कराने के लिए और
बेचैन है, बहुत सारे सवालों के बीच से गुजर रहा है। जो सवाल कोई अदालत में लेकर जाता है वो भी उनको साजिश नजर आता है। अदालत में जाना क्या गुनाह है इस देश में? कोई भी सवाल लेकर के अगर चुनाव आयोग पर हमें सवाल उठता है हमारे मन में, तो हम उसको अदालत में ही तो लेके जाएंगे। तो अदालत लेकर जाएंगे तो हम किसी टूल किट का हिस्सा हो गए, हम चुनाव आयोग के खिलाफ षड्यंत्रकारी हो गए। ये जो दिमाग में बैठी हुई बात सामने आई है मुख्य चुनाव आयुक्त के मन की, ये बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र विरोधी विचार है और आम मतदाताओं के लिए चौंकाने वाला है। मीम्स से भी परेशान नजर आए बहुत ज्यादा, इमेज खराब करने की कोशिश हुई, जेंटलमैन लापता वो इस्तेमाल कर रहे थे इस बात का। मीम्स की चिंता उन्हें काफी नजर आई अपने लिए। ये सब वो बातें हैं, मीम्स की चिंता जीनत को आए तो समझ में आती है बात। भाई एक व्यक्ति की छवि का से जुड़ा मामला होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो आया है 1-2 साल रह करके चला जाएगा, जो भी उनका निर्धारित कार्यकाल है। तो वो चुनाव आयोग की छवि किसी के आलोचना से और मीम से खराब थोड़ी होती है। चुनाव आयोग तो और आजादी देता है कि और आप मीम्स बनाइए, ताकि हम कैसे ऐसा करेक्शन करें कि हमारे लिए अच्छे मीम्स बनने लगे। आज बुरे मीम्स क्यों बन रहे हैं, अप्रिय मीम्स क्यों बन रहे हैं, इस पर सोचने की आवश्यकता है चुनाव आयोग को। ये मुख्य बात है। वो गलत दिशा में पूरा चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस नेगेटिव था, गैर जरूरी था और इसका मतदाताओं से, लोकतंत्र से, उसकी मजबूती से इसका कोई लेना देना नहीं था। 1-2 बात तो उन्होंने कही कि हमने विपक्ष की सारी मांगे मान ली, बहुत शान से उन्होंने कही। विपक्ष एक दिन पहले डेलीगेशन के लिए गया था, उसकी सारी मांगे मान ली। आपको यह भी बताना चाहिए निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल की कौन सी मांगे आपने मांगी, वो तो नहीं बताया। सत्ता पक्ष की मांगे मान ली। वो लोग क्या वहां शिष्टाचार भेंट करने गए थे, किस लिए गए थे, क्या कारण है कि चुनाव से पहले इन 2 मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की, उसकी भी बात उनको बतानी चाहिए। तो लेकिन एक बात जरूर है कि बैलेट पेपर को सबसे पहले गिने जाने की बात को मान लेना, ये विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है। और हम मानते हैं कि ये जो बाकी चीजें ARO तक लोगों को नहीं पहुंचने देने की बात को खारिज करना, ये भी विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है। तो हमें लगता है विपक्ष ने जो रेजिस्टेंस दिखलाया है बीते दौर में चुनाव को सही तरीके से कराने के लिए, उसका प्रतिफल मिल रहा है। और ये चुनाव आयोग डरा हुआ है, उसको डर लग रहा है, इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है। आज एक और चीज हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं, भले एग्जिट पोल ने माहौल बनाया कि एनडीए की सरकार बन रही है और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, महंगाई हो या कांग्रेस का मैनिफेस्टो, एक जमीन पर कोई मुद्दा नहीं रहा। वापस नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अच्छा, एक चीज जो अब नजर आ रही है सर कि इंडिया अलायंस तो एक्टिव है लेकिन बीजेपी खेमा जो बहुत शांत है। अच्छा, 1-2 मीटिंग्स चल रही हैं। अब ऐसा ना हो कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलझे रहे और पीछे कोई और माहौल तो खेला होगे टाइप का हो गया है। तो आप इसका कैसे एनालिसिस करते हैं कि इंडिया अलायंस तो एक्टिव है लेकिन बीजेपी खेमा इतना शांत क्यों है? बीजेपी खेमा शांत नहीं है, शांत नहीं है। सिर्फ इतना ही तो हुआ है कि कांग्रेस के दफ्तर में तैयारी शुरू हुई है। तो बीजेपी को तैयारी करने में कितना वक्त लगता है, वो तो तैयार मोड में ऑलवेज रहते हैं। उनके पास ना मिठाई की कमी है, ना गुलाब के फूलों की कमी है, और जब चाहेंगे तब वो जुलूस निकाल सकते हैं, जलसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको पंडाल लगाना नहीं पड़ेगा, उनका तो भव्य आलीशान मकान है बीजेपी का दफ्तर, वहां पंडाल लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस को तो पंडाल लगाना पड़ता है अपने कैंपस में, क्योंकि खुले में रहना पड़ेगा जो भी जाएंगे। वहां पर बीजेपी के दफ्तर में वैसा नहीं है, सबको एसी में बैठने की भी व्यवस्था है और आसपास कैंपस में भी है, छाया भी है, सब कुछ है। तो हमें नहीं लगता है कि वो बस एक तरह से एग्जिट पोल पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के लोग एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक सबूत तो आपको बंगाल से केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दिया, जिन्होंने कहा कि एग्जिट पोल जो कि 23 से 31 सीट बंगाल में बीजेपी को दिखा रहा है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें 22 आएंगे। यानी एग्जिट पोल में नतीजे जो बता रहे हैं वो नहीं आएंगे, इस बात को शांतनु ठाकुर जो मंत्री हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो एग्जिट पोल पर भरोसा बीजेपी के नेताओं को है ही नहीं, इसीलिए इतना बड़ा एग्जिट पोल आने के बावजूद मायूसी है, लेकिन उसका प्रकटीकरण नहीं है।
बस छिपा रहे हैं, दबा रहे हैं। ये बड़ा हैरान करने वाली बात है वैसे। तो आप, लेकिन अब फिर भी माना जा रहा है कि एग्जिट पोल जो है वो धराशायी होंगे, कई बार उसकी हिस्ट्री रही है। तो आपका अपना, आपने कई इलेक्शंस देखे हैं, तो कोई भविष्यवाणी आप करेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने लड्डू बनने के ऑफर दे दिए होंगे, मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई होंगी, मतलब हो देखिए, जाएंगी? राष्ट्रीय चुनाव जो है वो स्टेट लेवल के लीडरशिप अपने स्टेट का फैसला कर सकते हैं कि हमारे स्टेट में कितनी सीटें आ रही हैं, और नेशनल लीडरशिप उनके फीडबैक के आधार पर फैसला कर सकती है। तो नेशनल लीडरशिप के फेल होने का चांसेस होते हैं, क्योंकि बीच में फीडबैक होता है। लेकिन जो स्टेट लीडरशिप होते हैं उनको डायरेक्ट पता रहता है कि हम हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। तो इसलिए आमतौर पर मान लीजिए कि स्टेट लीडरशिप अपने फेल्योर को छिपाना चाहता है, तो आंकड़ा बढ़ा के दे देगा सेंट्रल लीडरशिप को, वो उससे वो गलत आंकड़े आ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं जैसे महाराष्ट्र में वहां का लोकल लीडरशिप जान रहा है कि हमको कितनी सीटें आ रही है। आप उद्धव ठाकरे के जो राउत जी हैं, संजय राउत जी, संजय वो राउत। जो इतने विश्वास के साथ बोल रहे हैं, उनको पता है कि उनकी सीटें कितनी आ रही है, फर्जी है ये एग्जिट पोल, आप उनके बयानों में देख सकते हैं। इसी तरीके की बातें जो स्थानीय स्तर के लीडर है, या स्थानीय एग्जिट पोल भी तो हुए हैं, लोकल लेवल पर भी तो एग्जिट पोल हुए हैं, महाराष्ट्र में भी हुए। वो एग्जिट पोल दिल्ली नोएडा वाले एग्जिट पोल से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली नोएडा वालों को एग्जिट पोल करने आता है और महाराष्ट्र के लोगों को करने ही नहीं आता है, कर्नाटक के लोगों को करने ही नहीं आता है, ऐसा है नहीं। तो दरअसल दिल्ली नोएडा में जो एग्जिट पोल किया गया है वो किसी को खुश करने के लिए, किसी को अपने फायदे के लिए, बाजार से प्रभावित होकर बाजार को प्रभावित करने के लिए, और तमाम फैक्टर्स के कारण है। लेकिन लोकल एग्जिट पोल के वो फैक्टर्स इसके मुकाबले तो बहुत कम और प्रभावहीन है। इसलिए लोकल एग्जिट पोल जो है उसके सही होने के चांसेस ज्यादा है। ये हिसाब लगता है। तीसरी बात है कि हमारा अपना भी तो अनुमान है सारे स्टेट्स के बारे में। महाराष्ट्र में अगर हम कह रहे हैं कि 38 सीटें तक जीत सकती है इंडिया गठबंधन, तो वो पलट जाएगा कि 32-34 सीटें एनडीए जीतने लगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरह से कर्नाटक में एकदम उलट नहीं आ सकता। उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा सीटें जीत ले, इसका कोई जमीन पर दिखता नहीं है आकलन। तो ये सारी बातें, उड़ीसा में इतना भी तख्ता पलट नहीं हुआ कि बीजेपी की सरकार बन जाए या फिर बीजेपी वहां बीजेडी से बड़ी पार्टी हो जाए। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा माहौल नहीं कि तृणमूल कांग्रेस से बड़ी पार्टी बीजेपी हो जाएगी। तो ये सारी बातें मुझे झूठ होती दिख रही है, इसलिए हमें लग रहा है कि नहीं, हमारा आकलन सही है और बीजेपी को सत्ता से बाहर होने से कोई रोक नहीं सकता कल 4 जून की तारीख। एक चीज जो मैंने देखी, आप अच्छे से बताएंगे कि जयराम रमेश बहुत एक्टिव हैं, और कल हमने देखा अलग अलग स्टेट्स के नेताओं से बातचीत करना, उनकी पीसीज हम देख रहे हैं, और एक्टिवली, बहुत शॉर्ट में क्योंकि आपके पास समय की थोड़ी सी बंदिश है, ओवरऑल जो कंक्लूजन आप देना चाहेंगे बीजेपी खेमे की तरफ से उनकी पूरी एक्टिविटी, और इंडिया अलायंस की तरफ से उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, एंड स्पेशली सोनिया गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि 2004 में और 9 में जो जैसे वो एक्टिव थी, सेम वही उनका एक ऑरा 24 में नजर आ रहा है, एंड बहुत वोकल होके वो कॉन्फिडेंटली बोल रही हैं। तो उसका आप कैसे विश्लेषण करते हैं सर? देखिए, जयराम रमेश तो एक अलग फैक्टर है, सोनिया गांधी अलग हैं। जयराम रमेश से तो हम और ज्यादा एक्टिव होने की उम्मीद रखते हैं। किसी भी पार्टी के उस जगह पर बैठे हुए व्यक्ति को और ज्यादा एक्टिव होने की आवश्यकता है। तो वो एक बात है। दूसरी बात है कि सोनिया गांधी निश्चित रूप से उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, उस हिसाब से उनकी सक्रियता, उनकी भूमिका, चाहे गठबंधन की जो बड़ी बड़ी बैठकें और रैलियां हुई, सब जगह वो मौजूद रही। इसके अलावा पार्टी के लिहाज से जो महत्वपूर्ण मौके रहे उसमें वो मौजूद रही। और अभी भी जब कभी भी संदेश देना आया, वीडियो संदेश देने से भी वो नहीं चूकी। रायबरेली में जाके बेटे को विरासत सौंपने का सवाल हो, या फिर जब भी विमर्श खड़ा हुआ तो उस पर बात जवाब देने की बात हो, सोनिया गांधी जितना एक्टिव दिखी हैं, तो हम ये मानते हैं कि उम्र और बीमारी को देखते हुए ये बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और उन्होंने एक तरह से पार्टी को और गठबंधन को जोड़ कर रखा हुआ है। ये उनकी बड़ी भूमिका है।
तो हम जोड़ सकते हैं 2009 और 2004 से, लेकिन तब उनकी उम्र कम थी और उस मुकाबले तो जाहिर है कि थोड़ा कम भी एक्टिविटी दिखेगी और वो कम एक्टिव हैं भी, लेकिन जितना एक्टिव हैं वो कम नहीं है। लास्ट एक लाइन में, अब श्योर है कि एग्जिट पोल स्वाहा होंगे, ध्वस्त होंगे, या टफ फाइट होगी? पहले सरकार बनाने का मौका किसे मिल सकता है? बड़ी लार्जेस्ट पार्टी कौन बन सकती है? बहुत शॉर्ट में। देखिए, एग्जिट पोल का फेल होना तो अवश्यम भावी है, क्योंकि 360 से 400 तक सीट देना, एग्जिट पोल ने अपनी भविष्यवाणी खुद कर ली है कि वो फेल हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि सत्ता में कौन आ रहा है, सत्ता में आने को लेकर के ये हो सकता है कि सत्ता में हमारा भी आकलन गलत हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन हम इतना गलत नहीं होंगे कि 400 से 272 पर आ जाए और हम जो 200 दे रहे हैं 200 से 272 पर चले जाएं। यानी हम 204 का फिगर एनडीए को दे रहे हैं तो वो 272 हो जाए तब भी हम गलत हैं, लेकिन 400 फिगर देने वाला अगर वो 272 पर आ जाए तब वो हमसे बड़ा ज्यादा गलत कहलाएगा, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन हमें अब भी लग रहा है कि कोई 272 नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को हमारे जो अंदरूनी सूत्र हैं वो बताते हैं कि एग्जिट पोल वाले के पास भी एक्चुअल आंकड़ा 270 का ही आया है, जिसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके 400 तक पेश किया है। तो ये 270 भी बहुत पॉजिटिव होते हुए बीजेपी के प्रति आया है। वास्तव में इनको 270 नहीं आ रहा है। हमने जो 204 दिया है, 210 हो जाए, 225 हो जाए, ये सब हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा बीजेपी या एनडीए गठबंधन को सीटें नहीं आने वाली हैं। इनको सत्ता से बाहर 4 जून को होना है, ये आज भी मैं कह रहा हूं, सारे एग्जिट पोल आने के बावजूद। बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आप हमारे साथ जुड़े। समय की थोड़ी सी बंदिश थी, हम और लंबी चर्चा कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, लेकिन मैं ज़रूर अपील करूँगी कि आप अपना कीमती समय हमें ज़रूर दिया कीजिए। हमें आपके साथ बातचीत जो है वो बहुत ज्ञानवर्धक भी लगती है और उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा वो दाव पर लगी है। कोशिश हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, लेकिन उसे नहीं बचा पाए। लेकिन हाँ, प्रेम जी ने कहा कि 4 जून को नतीजे चौंकाने वाले आएंगे और वो अपनी उस बात पर अड़े हुए भी हैं, एकदम आंकड़ों के साथ वो अपनी बात रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आप हमारे साथ जुड़े।